हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। हर एग्जाम में, चाहे वो किसी बोर्ड के एग्जाम हो, इससे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता ही रहता है और काफी इंटरेस्टिंग सा है। देखेंगे इसको, इसके स्टडी करने के बाद आप ये सीख जाओगे कि कैसे किसी कर्व और किसी लाइन, कर्व या फिर लाइंस के बीच जो एरिया बाउंडेड होता है उसको इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे आप फाइंड करते हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ए से बी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं किसी फंक्शन का, उसका मीनिंग क्या होता है। इसके लिए, इसको समझाने के लिए हमने यहां पर एक फंक्शन रखा है। ये फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में, राइट। और इस फंक्शन को हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिए हैं। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में, वो रेक्टेंगल्स, एक एग्जांपल मैंने यहां पर और भी हमने नहीं रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा इसमें गंदा हो जाएगा ये। अब इसको यहां देखो, अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक रेक्टेंगल ले रखा है। ये रेक्टेंगल है छोटा सा। अब ये जो रेक्टेंगल है, इसमें इस dx की जो वैल्यू आप देख रहे हो काफी स्मॉल है, काफी छोटी है। यहां पर आपको लग नहीं रहा होगा कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल क्लोज करोगे तो ये जो है, ये पॉइंट उठ करके इसके पास में आ जाएगा बिल्कुल। तो यह एक स्मॉल विड्थ वाला रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि यह एक रेक्टेंगल है। फिलहाल यहां पर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ओड, लेकिन यह एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है क्योंकि dx की वैल्यू जैसे आप छोटा करोगे, जैसे मान लो अभी आपको ये दिख रहा है, सपोज मैं इसको दिखा रहा हूं आपको, ये दिख रहा है आपको। अगर आप इसको और थोड़ा छोटा करोगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा जैसे मान लो ये दिख रहा है आपको, इसको अगर आप थोड़ा छोटा करते हो, ऐसा दिखेगा आपको। मतलब अब ये एक रेक्टेंगल बन गया ना। तो dx क्या होता है? dx इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट, इट इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x के अंदर एक छोटा सा इंक्रीमेंट होता है। हमें यहां से यहां तक ये जो एरिया है ये फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर जो ये ट्रायंगल, अगर इसको मैं मान लो रेक्टेंगल को ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, इस तरह के ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो इसके लिए आप जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ अपने पास कितना है? तो लेंथ है अपने पास y। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, ये रिजल्ट किसका है? y का रिजल्ट है, ये y है। तो y इंटू, और जो रिजल्ट यहां पे देख रहे हो आप, ब्रेथ, उसका जो विड्थ है, सॉरी, तो विड्थ क्या है? dx। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ का काम करता है और ये इसका ब्रेथ का काम करता है। ये l और ये p। सिंपल समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे, उम्मीद है, बेहतर तरीके से इसको। अब ये जो y है, y की जगह पर अपन fx भी लिख सकते हैं इंटू dx, ठीक है। और यह किसका एरिया है? यह ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल का एरिया है जो यहां से यहां तक का बना हुआ है, इसके बीच में कहीं पे बना हुआ है। वो कहीं भी हो सकता है, चाहे यहां हो यहां हो। अब ऐसे यहां पर बहुत सारे हमने रेक्टेंगल ले लिए। ये रख लिया, यहां पे ये रख लिया, यहां ये रख लिया, यहां ये रख लिया, यहां ये रख लिया। मतलब इस तरीके से हमने रेक्टेंगल में इसको फॉर्म बना दिया। मान लो सपोज इस तरीके से हमने अगर इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया और वो यहां से यहां तक, ए से बी तक सबका निकालना हो, तो इंटीग्रेशन का दूसरा काम यह भी होता है जोड़ना, सबको सम कर देना। तो आप सम कर दो, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं सबका सम कर दो, ए से बी तक जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, तो वही होता है कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया ऑफ
इसको मैं P Q R S ले लेता हूं, P Q S R इक्वल्स टू A to B। देखो ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स थे सबका सम, तो A to B f of x into dx, जितने भी हैं f of x dx, ये तो मैंने सिर्फ एक के लिए माना, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो जितने भी ये रेक्टेंगल्स हैं इस तरह के एरिया हैं, सभी एरिया को आप ऐड कर दो, जितने भी एरिया को ऐड कर दोगे वही रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। यानी कि आपने a से b तक जो इंटीग्रेशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन x एक्सिस के अलोंग जितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये, उस कवर किए हुए पार्ट का एरिया। ओके, राइट डाउन इट। अब देखते हैं कुछ रीजन को। अब यहां पर मैंने एक ये रीजन रखा है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन यहां पर ये रखा है, एक्स इक्वल्स टू ए। इसके बीच में हमने यहां पे एक फंक्शन को रोटेट किया है। ये फंक्शन यहां से ऐसे आकर के एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पे कट करके नीचे की ओर यहां तक ये आ रहा है। अब देखना है अगर इस फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ अगर इनक्लोज्ड एरिया बताना हो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के साथ भी होना चाहिए वो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले तो आप यहां से इसका यहां से यहां तक का ये एरिया निकाल लो, फिर ये एरिया निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पर देखो दो चीजें हैं, एक तो आप पहले रफ स्केच करते हो जो हमने यहां पर पहले से कर रखा है, उसके बाद लिमिटिंग पॉइंट का पता करना होता है। एरिया निकालने के लिए यही दो चीज की जरूरत है यहां पर, एक तो आपको सबसे पहले रफ स्केच करना है, रफ स्केच करने के बाद एक फिक्स आप लिमिट का पता कर लो, फिक्स लिमिट पता करने के बाद आप इजिली उसका एरिया निकाल सकते हो। तो हमने यहां पर पहले तो ये b है, यहां पर ये 0 है और ये a है। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे कि इसका जो लिमिट है वो 0 से b और b से फिर a की ओर जा रहा है। तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ दैट स्टडीड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to b ऑफ fx dx प्लस, फिर से देखो ये फंक्शन है और यही फंक्शन यहां भी है, तो यहां फंक्शन चेंज नहीं होगा, फिर b से a ऑफ f of x dx। यहां पर एक बात और गौर करना है, ये जो रिजल्ट है अभी जो हमने लिखा है इस पे, चलो आप समझ चुके होंगे ये कैसे लिखे यहां पे, लेकिन इसमें जो कमी है पहले वो कमी आप समझो। एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एक्सिस के नीचे है, तो इससे जो वैल्यू आएगी, ये जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और एरिया कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इस रिजल्ट को सही करने के लिए आपको यहां पर ये जो रिजल्ट नीचे वाले रिजल्ट में आपने हमेशा माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस का मतलब ये मत समझना आप कि इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा, ये प्लस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा और यहां प्लस अगर रख दोगे आप तो वो फिर माइनस हो जाएगा, इसलिए यहां पर आपको माइनस रखना है इस केस में जो एक नीचे की ओर आ रहा हो उस केस के लिए। ठीक है, जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अगर इस सिचुएशन का ग्राफ हो, मान लो रीजन इस सिचुएशन का आ जाए जो y एक्सिस के अलोंग हो, x एक्सिस के अलोंग नहीं, y एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि बेस इसका y एक्सिस हो, तो y एक्सिस के बेस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, x से y में बदल जाएगा। वो कैसे देखते हैं यहां पे। तो ये y की वैल्यू है, ये भी जानते हो आप y की वैल्यू है ये। उसके बाद देखो यहां पे इस फंक्शन को हम y कहते हैं, ये भी जानते हो आप। जब हम x एक्सिस में निकालते हैं तो क्या होता है, x एक्सिस के अंदर निकालते हैं तो f of x इंटू dx लिखते हैं, या फिर यहां पे y इंटू dx लिखते हैं। लेकिन जब इसको y के फॉर्म में निकालोगे, तो यही चीज बन जाएगा इंटीग्रेशन में x और dy बन जाएगा। ठीक है, तो x और dy निकालना यहां पर जरूरी है। तो चलो x और dy क्या चीज है, यहां पर वो चीज देखते हैं। तो फिर से वही कहानी यहां पे देखो, अगर मैं इसको x निकाल लू यहां से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, और इस f इनवर्स ऑफ y को अपन gy लिख देंगे। मतलब x की वैल्यू यहां पर क्या है, gy है, राइट। तो चलो वही फिर से यहां पर एक स्ट्रिप लगा दो आप,
फिर से कहानी वही है, मैं कंप्लीट नहीं बताने वाला, आपको समझा रहा हूं कि ये इस तरह की कहानी है। अब ये चीज वहां एक्स पे चल रहा था, ये चीज यहां पर वाई पे चली। तो यहां पर इसको आप इस फंक्शन का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो, मैं सीधा लिख देता हूं रिक्वायर्ड एरिया, दैट एरिया इक्वल्स टू ए टू बी। अब ए टू बी तो हमने कर दिया, वाई की वैल्यू हमने रख दी। अब वाई से रिलेटेड क्या है यहां पर एक्स, तो एक्स डी वाई नॉट डी एक्स, क्योंकि आपने वाई के अलाउंग इसको रखा है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए से बी ऑफ जी ऑफ वाई इंटू टी वाई। अब जी ऑफ वाई क्या है ये आप समझ सकते हो, जी ऑफ वाई क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, राइट। इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कर्व्स की जानकारी होनी चाहिए। उसके रफ स्केच यहां पर हमने लिखा है, रफ स्केच मतलब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो वहां पर रफ स्केच की जरूरत पड़ती है कर्व का। तो कर्व का एक परफेक्ट फिगर बनाने की जरूरत वहां पर नहीं है कि हाँ आप इस कर्व का एकदम बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनाओगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। वहां रफ स्केच किया जाता है। नॉर्मल नोटबुक जो आप नोटबुक यूज करते हो 2 लाइंस वाली, उसी में यूज करते हैं इसको। इसके लिए अलग से ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता कि हाँ उस ग्राफ में भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ही नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रफ स्केच किया जाता है। तो कर्व्स का नॉलेज यहां पर होना आपको काफी जरूरी है। बिना कर्व्स के नॉलेज के आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप इस कर्व का, अगर पैराबोला है तो पैराबोला का एक्स के अलोंग होगा, वाई के अलोंग होगा, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये सब चीज आपको पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए अच्छी तरीके से। इसका ग्राफ आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए, तब जाकर के जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसका रफ स्केच इंस्टेंटली करोगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर पैराबोला को लेता हूं। देखो पैराबोला के पार्ट्स देखो, 4 तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे यहां पर। सपोज हमने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax रख लिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax रख लिया। तो इस केस में जो पैराबोला होगा उसका कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डाउट में मत रहना सर ये थोड़ा सा नीचे होगा तो थोड़ा सा ये आगे की ओर ज्यादा उठा हुआ रहेगा या कुछ ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं। आपने रफ स्केच किया है विदाउट एनी मेजरमेंट, विदाउट एनी पॉइंट मेजरमेंट, कोई भी पॉइंट आपने मेजर नहीं किया है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग एक्स के फॉर्म में है अगर, तो उसका फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, 100% ऐसा ही बनेगा। हाँ ये हो सकता है ये थोड़ा सा यहां से जाए ऐसा हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, सी शेप का ही रहेगा, राइट। अब इसमें एक चीज और, अगर इसी में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y माइनस पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, सर ये भी तो पैराबोला का फॉर्म है, लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो चलो साहब, ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, x और y की जगह पर 0 रख लेते हैं। मतलब ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को अपन 0 मानेंगे, तो y माइनस पी को 0 मानेंगे। ओके, तो y माइनस पी को जो अगर 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई। और जब y माइनस पी को हमने 0 मान ही लिया है तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, फिर इस केस में x की वैल्यू क्या आ गई, जब p होगी तो उस केस में x की वैल्यू 0 होगी। मतलब y की वैल्यू p और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू p और x की वैल्यू 0 जहां भी है वही उसका क्या होगा, वर्टेक्स कहलाएगा। मींस ये जो पहले 0 0 हुआ करता था वर्टेक्स 0 0, अब y की वैल्यू p और x की वैल्यू 0 पर, मतलब इस लाइन पे कहीं भी सपोज हमने रख लिया ये पॉइंट हमने रख लिया, y की वैल्यू p, x की वैल्यू 0 0 p, यहां पर इसका अब वर्टेक्स हो जाएगा। ये वर्टेक्स यहां से डिस्प्लेस्ड हो गया यहां की ओर, मतलब ये इसका ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब एक बात और, सर ये भी फिक्स कर दो कि ये पॉइंट कहां है, इस पॉइंट का भी तो अब ये होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये पॉइंट का नाम क्या है, तो इस पॉइंट को भी आप डिसाइड कर सकते हो। इस पॉइंट के लिए इस लाइन पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो y की वैल्यू यहां पर आप 0 डाल दो, तो y की वैल्यू 0 डालोगे उस केस में क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर बाई 4a, जो x की वैल्यू है वो p स्क्वायर बाई 4a, यानी कि ये जो पॉइंट है वो है p स्क्वायर बाई 4a, 0, ये पॉइंट है।
समझ रहे होगे? अब इसमें एक और केस आ सकता है कि y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax प्लस q, हमने मान लिया ऐसा कुछ। अगर इस सिचुएशन में आए, ठीक है, तो ये क्या होगा? इस सिचुएशन में अगर आता है इस तरह का आएगा तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? तो इस सिचुएशन में भी देखते हैं, वर्टेक्स का पहले पता करेंगे। तो वर्टेक्स के लिए पहले तो आप y की वैल्यू 0 रख दो यहां पे। तो अगर y की वैल्यू आपने 0 रखा, ध्यान देना, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी ये देख लो बस। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आने वाली है माइनस का क्यू बाई 4a, माइनस का क्यू बाई 4a। समझ रहे होगे यहां तक? चलो, यानी कि आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो नया वर्टेक्स बन के ये तैयार हो गया माइनस का क्यू बाई 4a कॉमा 0। मीन्स इस सिचुएशन के लिए मैं आपको यहां पर ग्राफ बता रहा हूं, रफ स्केच बता रहा हूं। इस सिचुएशन के लिए आपको x क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने कह दिया कि C शेप में रहेगा तो यूं ही ग्राफ रहेगा, ग्राफ का फॉर्मेट यूं ही रहेगा, बट उसका वर्टेक्स चेंज हो गया। कहां डिस्प्लेस हो गया? वो पहले 0 0 हुआ करता था, अब वो 0 0 नहीं होगा, अब वो क्या होगा? अब वो हो जाएगा माइनस का क्यू बाई 4a कॉमा 0। मतलब ये पॉइंट सपोज हमने यहां पर रख लिया माइनस का क्यू बाई 4a कॉमा 0, और ये आपका क्या हो गया? अब एक चीज और, आप चाहो तो इस पॉइंट को भी डिसाइड कर सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा? तो इस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए x क्या होगी? 0। तो x की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, x की वैल्यू 0 डाल दो। तो x की वैल्यू 0 डालते ये खत्म, p रूट p। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ जाएगा 0 कॉमा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, प्लस माइनस का एक प्लस का ये होगा, तो यहां पे हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का अंडर रूट ऑफ क्यू है, सॉरी। तो इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में आपको ये सारी बातें देखने को मिलेगी। सब होपफुल यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स। ओके, राइट। देखना है, इसमें एक सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है, हालांकि वो सिचुएशन इसी के जैसा है, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ मिटा दिया, इसको छोड़ दिया है, इसी के जैसा है। फिर भी मैं आपको समझा दूं कि वो सिचुएशन क्या है। कभी ऐसा आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, और जैसे मान लो हमने रख दिया p माइनस एक्स। देखना है इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, यहां पर सॉरी ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंस है। x माइनस पी कर दो, ये ऐसे कर दो, x माइनस वाला तो अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा केस है वो माइनस वाला, x की वैल्यू माइनस में, दूसरा केस है वो सिर्फ अपन अभी c के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अगर आ जाए, इस सिचुएशन में क्या करें? तो ये सिचुएशन जस्ट लाइक दिस सिचुएशन। कैसे सर? तो ये देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और माइनस का 4ap। आप समझ सकते हो ये 4ap क्या है? कांस्टेंट है एक। तो जैसे यहां पर ये कांस्टेंट था वैसे ये कांस्टेंट है, तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरह के मोस्टली यही 3-4 क्या होते हैं, केसेस आते हैं। इससे फालतू इस फॉर्म के अंदर और कुछ भी नहीं आता आपके एग्जाम में, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। तो हमने पैराबोला का फर्स्ट फॉर्म अभी तक देखा। अब सेकंड, इसका जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax। देखो प्रोसीजर सब सेम है। मैं आपको इसका फर्स्ट ग्राफ बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्प्लेस करते रहना। फर्स्ट जो हमने बताया टाइप, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इसका ग्राफ देखने का, तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसका ग्राफ बनके तैयार हो गया, ये लो, ठीक है, इसका ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब क्या मतलब है कि ये इतना ऊंचा होना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर जाना चाहिए, ये थोड़ा और इधर जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, रहने तो जैसा बन गया बन गया, कहानी खत्म। रफ स्केच इसी को बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये माइनस का 4x है, इसलिए ये इधर की ओर मूव हो गया, x के अलोंग में ये इधर की ओर मूव हो गया। अच्छा सर, इसमें भी क्या वो सभी टाइप्स होंगे, चारों टाइप्स? यस, इसमें भी वो चारों टाइप्स एप्लीकेबल्स हैं। आप ये खुद करोगे, लेकिन समझ रहे हो, क्योंकि यहां पर अगर मैं y माइनस ऑफ a का स्क्वायर कर दूं या p का स्क्वायर कर दूं,
इक्वल्स टू माइनस का 4ax हो गया, सपोज ऐसा हो गया, तो क्या कर लेना है फिर से वही y माइनस पी की इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू यहां से p आ जाएगी, y की वैल्यू p, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब कि ये जो वैल्यू होगी, जो वर्टेक्स हो गया यहां से डिस्प्लेस्ड होकर के y की वैल्यू p, x की वैल्यू 0, मतलब इस पॉइंट पे आकर के फिर से ये रुक गया 0 p। आई थिंक इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। x की वैल्यू 0 रख देना यहां पे, तो यहां y की वैल्यू 0 रखना, सॉरी इस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, y की वैल्यू 0 रखना, x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। तो सेम प्रोसीजर जो हमने इससे प्रीवियस वाले टाइप्स में बताया था, सेम प्रोसीजर आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है। मैं चलता हूं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जानते हो आप, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये अब y के सिमेट्रिक होगा। y के सिमेट्रिक मीन्स कुछ इस तरह का फॉर्म इसमें तैयार होगा। इसमें भी वही कहानी, इसमें भी वही 4 केस बनेंगे, 4 तरह के टाइप्स आ सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने x माइनस पी का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू 4ay, कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया, तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे x माइनस पी को आप 0 के बराबर रख दो, तो यहां से x की वैल्यू p आ गई, x की वैल्यू p आ गई, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 आ गई। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो लोकस है आपका, ये लोकस पहले यहां था ओरिजिनल स्टेट में, अब इसके अकॉर्डिंग अब ये कहां हो जाएगा, इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स अब यहां पहुंच गया। कैसे सर, क्योंकि y की वैल्यू p और x की वैल्यू p, y की वैल्यू 0 है। अब p का मतलब ये मत समझना कि हाँ यही पोजीशन, कैसे सर पता चला आपको ये पोजीशन है, मतलब ये कि x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, तो इससे तो इधर ही है, ये बातें हैं। तो ये पॉइंट हो गया p और c। बिल्कुल इजी सा मेथड है ये रफ स्केच करने का। फिर आप क्या करो, इसको इजिली इसको यू कर दो, ये देखो यू बन गया इसका ग्राफ, ये ना ग्राफ बन गया तैयार। कोई बात नहीं है, यहां के बदले यहां रहेगा, लेकिन रहेगा यूं ही, यू शेप में ही रहेगा, सी शेप में नहीं आएगा फिर भी, ठीक है ना। जैसे इससे प्रीवियस वाले टाइप्स में सी शेप को वो स्किप नहीं करता था, वैसे ही यहां पर इस टाइप में भी अपने यू शेप को वो चेंज नहीं करेगा, हाँ अपने वर्टेक्स को चेंज करता रहेगा वो, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा भी अगर इसमें रख दोगे, तो जो प्रोसीजर हमने बताया है सेम प्रोसीजर से आप इसको सोल्व करोगे, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, वो भी देख ही लेते हैं, यहां पर जगह 4a माइनस का 4ay। बेटा इस सिचुएशन में ये चीज नीचे की ओर चला जाएगा, यूं सेम यही चीज है जो चीज आपने अभी पढ़ा है, बस इसमें ये ऊपर की ओर है, इसमें माइनस है, तो इसमें नीचे की ओर चीज है। टाइप से फिर से वही कहानी, जितने भी चीजें अगर मान लो इसमें हमने x माइनस पी कर दिया, यहां पर चाहे y माइनस क्यू कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट टाइप में हमने बताया, फर्स्ट टाइप के जो अगर मैंने पैराबोला का कंप्लीट जो फॉर्म बताया है, उस फॉर्म को आप पॉज करके वीडियो अच्छे तरीके से सीख लो, उसके बाद हर इसमें पैराबोला का हर एक टाइप में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। चलते हैं आप नेक्स्ट कर्व की ओर। नेक्स्ट देखते हैं इलिप्स। जैसा कि जानते हो आप, इलिप्स में ये दो फॉर्म होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जब ये एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, तो उसको पहचानने का नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन में तो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, अब उस इक्वेशन को देख करके आप कैसे रफ स्केच इंस्टेंटली करोगे, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहां हमने यहां पर लिख दिया कि इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस के अंदर जो ए की वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखे, आप समझ लेना कि वही ए है, मतलब मेजर एक्सिस का पार्ट वही है। तो यहां पर ए जो भी होगा, अगर x के नीचे a है तो x के अलाउंग होगा, y के नीचे a है यानी कि बड़ी वैल्यू y के नीचे है, तो y के अलाउंग इलिप्स माना जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस चीज को देख करके आप बता सकते हो, नहीं बता सकते कि हाँ ये सर ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, इजिली बता सकते हो आप। देखो यहां पे y के नीचे a है, मतलब y के, x के नीचे a है तो x के अलाउंग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि a क्या है, बड़ी वैल्यू है y से, a इज ग्रेटर देन b, ओके। चलते हैं एक बार सर्कल की तरफ भी, सर्कल को भी देख लेते हैं क्या है।
सर्कल में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह का फॉर्मेट हो तो आपको समझ लेना है कि वहां पर h और k क्या होगा, इसका सेंटर होगा इस सर्कल का, और जो a होगा वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा। राइट, क्लियर है ये बातें। अब देखो, अब ये फॉर्म चेंज हो सकता है, तो फॉर्म चेंज होने के लिए क्या है, अगर मान लो ऐसा फॉर्म हो एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, इसका मतलब आपको समझना होगा कि एच और के दोनों यहां पे क्या है, जीरो है। एच और के दोनों जीरो हो गया तो सेंटर कहां पाएगा भाई, जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे पाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे केस हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे रख दिया जाए सर्कल को, जैसे सपोज अगर मैंने यहां पे रख दिया सर्कल को, यहां पे रख दिया सर्कल को, ऐसे यूं रख दिया, जो वाई एक्सिस पे के अलॉन्ग रख दिया सिमेट्रिक हुआ, तो ये पॉइंट क्या है, तो 0a है सपोज, तो 0a है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। चलो, कोई ये कह रहा है कि सर्कल को ऐसे रख दो, यहां पे ये दोनों बराबर है, यानी कि ए है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको समझ गए होंगे। तो इस तरह से जहां भी आप सर्कल को ले जाओ उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर और रेडियस का पता करके, सेंटर और रेडियस का पता करके आप बता सकते हो कि सर्कल यहां पे फिक्स होगा। सर्कल को फिक्स करना है, सेंटर पता कर लो, रेडियस पता हो जाएगा। सेंटर रेडियस पता करने के बाद आप इजीली बता सकते हो ये सर्कल यहां नहीं भाई, यहां पे फिट बैठेगा। ठीक है, चलो अब देखो, इतनी सारी बातें बताई तो ये लाइन को क्यों छोड़ दूं, लाइन को भी बता ही देता हूं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइंस का फॉर्म होता है। अब इसमें क्या है, अगर मैं यहां पर x इक्वल टू ए लिख दूं, इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि यह जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। अगर मान लो y इज इक्वल टू, मान लो b है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब चीजें छोटी मोटी बातें आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं, फिर स्टेप्स के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो इसके जो स्टेप्स हैं वो यहां पर 3 स्टेप्स में मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। जो भी कर्व्स दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप उसे क्या करो, उसका एक रफ स्केच तैयार कर लो। जो भी हमने आपको कर्व समझाया है उस कर्व के थ्रू रफ स्केच तैयार कर लो। अगर पैराबोला आ गया एक्स एक्स के अलाउंग तो घबराना नहीं है कि हाँ भी एक पैराबोला का हर एक पॉइंट को आप एक्स वाई लिख दो, टेबल बनाओ, उस टेबल में हर एक पॉइंट को फिट करो तभी आप लिखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको रफ स्केच करना है। रफ स्केच का यही मतलब हो गया कि आपने सीखा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का अगर ऐसा होता है ग्राफ, तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ग्राफ बना देना है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है 2x, आपको ऐसा ही ग्राफ बनाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x, आपको ऐसा ही ग्राफ बनाना है। वाई स्क्वायर इक्वल समथिंग, कुछ भी दे रखा हो, ax दे रखा हो, ग्राफ आपको ऐसा ही फॉर्म करना है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन में जो लाइंस दे रखे होंगे और भी कर्व्स दे रखे होंगे, उसका अब कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, सेकंड पॉइंट। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो 2 कर्व्स है, या एक कर्व एक पॉइंट है, या फिर यहां पर लाइंस दे रखा हो, एक्सिस दे रखा हो, कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, पहले पॉइंट का डिसाइड करोगे, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है। पॉइंट के डिसीजन के बाद फिर आपको लास्टली इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करते ही आपका फिर एरिया फाइंड हो जाएगा उस क्लोज्ड रीजन का। अब एक बात और, ये तो इंटीग्रेशन का इसमें लगभग सभी जितने भी आइडेंटिटी हैं मोस्टली यूज होता ही है, बट इसमें जो मेन आइडेंटिटी खास करके इलिप्स के केस में जो यूज होने वाला आइडेंटिटी है वो मैं यहां पर आपको लिख दूं एक बार। ज्यादातर केस में, इलिप्स के केस में मोस्टली आइडेंटिटी यूज होता है, और सर्कल के केस में भी यूज होता है। इलिप्स और सर्कल में, इलिप्स और सर्कल के केस में, सर्कल केस में ये जो आइडेंटिटी यूज होगा वो आपका होगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आइडेंटिटी कम से कम, ये आइडेंटिटी जरूरी आप याद रख लेना, क्योंकि इस आइडेंटिटी के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका जब भी एलिप्स का कंसेप्ट आएगा,
इलिप्स या सर्कल का कंसेप्ट आएगा, इलिप्स सर्कल कंसेप्ट आएगा, सर्कल पैराबोला का कंसेप्ट आएगा, सर्कल जहां भी इन्वॉल्व है, कहने का मतलब ये है इलिप्स जहां भी इन्वॉल्व होगा वहां पर आपको ये लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है इसका आइडेंटिटी, तो मैं बता देता हूं आपको, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। जो लिमिट हो उसके अंदर ए बी पी जो भी है पी क्यू, उसके बाद आप लिमिट इसमें रख देना, सॉल्व कर देना। राइट, नोट डाउन फास्ट। चलो देखते हैं एक लास्ट, इसको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। जो हमने सीखा है इसको अप्लाई करना, देखते हैं कैसे हो पाता है या नहीं। तो इसके लिए यहां पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, उसके लिए माइंड मत करो, देख लो, सीख लो। अब यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड x एक्सिस। ये कर्व्स दे रखे हैं, लाइंस दे रखे हैं, एक्सिस दे रखा है, और इनके बीच में जो एरिया फाउंड होगा वो आपको इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या था, रफ स्केच द गिवन क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशंस दे रखा हो, गिवन कर्व्स दे रखा हो, उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ स्केच करना है। आप करोगे, देखो कैसे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, आपको पता चल गया ये किसके अलोंग है, तो ये है पैराबोला, और वो भी x एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में। यस, चलो, तो आप जानते हो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ऐसा होता है। देखो मैंने कुछ भी नहीं, कोई टेबल नहीं बनाया कि x की वैल्यू y की, सर x की वैल्यू 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है y स्क्वायर इक्वल टू x का ऐसा फिगर बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, स्केच कर डालो, हो गया, कहानी खत्म। चलो इसका कहानी खत्म। चलो अब x इक्वल टू 2, अब यहां देखो x इक्वल टू 2 है, तो ये लाइन है, इस लाइन का भी अपने को स्केच करना है। अब यहां देखना, अरे ये 0 है ना, x इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं यहीं पे पाएगा x इक्वल टू 2। अब अपने को नहीं पता कि x इक्वल टू 2 है, बट इतना मैं जानता हूं कि 0 के बाद ही कुछ होगा ये, राइट। चलो फिर x इक्वल टू 4, अब ये भी पता है कि 2 के बाद ही 4 आना है, 2 से पहले तो 4 आने से रहा। x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4 है, मतलब ये हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां पर हर पॉइंट पे 4 है। तो क्यों ना यहां भी मैं 2 समझने के लिए लिख दूं, यहां भी मैं 4 लिख दूं समझने के लिए, यानी कि 2 से 4 तक। अब देखो, अब यहां पे x एक्सिस भी क्या है, x एक्सिस का मतलब हो गया ये एक्सिस, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो आप मुझे बताओ, कर्व मतलब ये x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x एक्सिस, ये मिलकर के ये आपको एरिया फाउंड कर रहा है, राइट। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखो, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा सर, तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले तो आप यहां से क्या करो, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स तैयार करके रख लो, y की वैल्यू फाइंड करके रख लेना। फिर जब आप एरिया निकालो तो ये क्या है, फंक्शन है ना fx, ये क्या है, पैराबोला का है ना, ये पार्ट जो रीजन है, ये रीजन किसका है, पैराबोला का रीजन है, और पैराबोला का रीजन ही 2 से 4 की तरफ मूव कर रहा है। यहां से 2 से स्टार्ट हुआ और 4 पे जाके खत्म हुआ, तो 2 to 4 आप लिमिट लगाओगे, 2 to 4 लिमिट लगाओगे, और यहां पे अंडर रूट ऑफ एक्स dx लिख डालोगे। अब इसको सोल्व कर लो भाई, हो गया इंटीग्रेशन। तो क्या करोगे आप, फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2, फाइनली ये 2 to 4 हो जाएगा, 2 to 4। अब देखो 2/3 इंटू 4 रखोगे 8, यहां हो गया 8, माइनस यहां पे 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको एक बार और भी सोल्व कर लो, सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लो। कितना हो, 16/3 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4, 2 के पावर कितना हो गया 5/2/3, मतलब फाइनल जो रिजल्ट है इसका, वो रिजल्ट है 1/3 16 माइनस 2 के पावर 5/2, ठीक है। ये मैंने ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, अपनी ओर से ले लिया, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लेकर रख लिया है, इस तरीके से ही आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, ओके।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।